पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर ऑफ नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम पढ़ा था। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू रिवाइज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। देखो बच्चों, रिवीजन की अगर मैं बात करूं तो रिवीजन में हम केवल वही थ्योरम्स या वही टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैं आपको कंपनसेशन और रेसिप्रोसिटी एंड टेलीगन ये थ्योरम के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, क्योंकि सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सेमेस्टर में इनका क्वेश्चन नहीं आता है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं ऑलरेडी लेक्चर में बता चुका हूं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप कंपनसेशन, टेलीगन और रेसिप्रोसिटी का लेक्चर देखें। 20-22 मिनट के लेक्चर हैं तीनों, तो मैं उस लेक्चर को रिपीट नहीं कर रहा हूं। सिंस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसके हम यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की बात करूं तो सबसे पहली चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज स्टेट एंड प्रूव मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट ईयर यू गेट दिस क्वेश्चन इन 4 और 5 मार्क्स और मे बी इन 10 मार्क्स विद अ न्यूमेरिकल अटैच्ड। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप इस थ्योरम को प्रूव कैसे करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो रेगुलर लेक्चर पढ़ा है उसकी शुरुआत ही यहां से की है, तो लिंक में प्रोवाइडेड है। सजेस्टेड वीडियोस में आप देखेंगे तो यू विल गेट द प्रूफ ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो प्लीज जो पहला क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है इस पर्टिकुलर थ्योरम से वो यही है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, शो दैट द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज 50% एट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन। मतलब वो कंडीशन जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही होगी तब सिस्टम अपनी आधी एफिशिएंसी पर काम करेगा। मैंने क्लास में जो टेस्ट लिया था उस पर यह क्वेश्चन एज अ ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा था। अगर आप लोगों को याद हो, जिन लोगों ने टेस्ट दिया था मेरे गूगल क्लासरूम में, ठीक है ना। आप अभी मैं इसका प्रूफ बता देता हूं। 3 लाइन का प्रूफ है, बट ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये जो दोनों क्वेश्चन है ये कंबाइन करके ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको प्रूफ मालूम है, प्रूफ देख चुके हैं, तो आपको मालूम है कि मैक्सिमम पावर की वैल्यू होती है P max is VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ RL। अगर मेरा रेजिस्टिव लोड है AC के लिए यहां पर ZL या Z इक्विवेलेंट हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं, ये मैं लोड पे बात कर रहा हूं, लोड पे जो मैक्सिमम पावर जनरेट होती है वो इतनी है, ठीक है ना। अब अगर मैं सर्किट बनाऊं तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये सर्किट मेरा कुछ ऐसा बनता है। यहां पर मेरे पास VTH होता है, यहां पर मेरे पास बच्चों ZTH होता है। थेवेनिन सर्किट एज इट इज बनता है, बस यहां पर एक लोड लग जाता है RL, ठीक है ना। तो अगर सर्किट में करंट की बात करूं तो करंट सर्किट में कितना आना चाहिए, VTH डिवाइडेड बाई ZL प्लस Z इक्विवेलेंट। दिस इज द इक्विवेलेंट थेवेनिन इंपिडेंस। In fact, Z equivalent is nothing but ZTH और ZL is the load impedance. This is your load impedance. Load ऐसा भी हो सकता है RL प्लस JXL। तो AC के लिए और नॉर्मल के लिए मैंने दोनों ही केसेस के लिए आपको बता रखा है मैक्सिमम पावर थ्योरम कैसे प्रूव करोगे। अच्छा, AC सर्किट्स के लिए ZL इज इक्वल टू Z इक्विवेलेंट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, इसमें कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई बच्चों गलती नहीं होनी चाहिए। तो अगर ZL और Z, अगर मैं यहां पर रेजिस्टिव लोड ले लूं, अगर मैं बोल दूं कि रेजिस्टिव लोड है, ठीक है ना, तो मेरा I कितना आ जाएगा, VTH डिवाइडेड बाई ZL की जगह RL कर दूंगा, और Z इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, Z इक्विवेलेंट भी RL आ जाना चाहिए, क्योंकि Z इक्विवेलेंट होना चाहिए RL प्लस JXL, ठीक है ना। जब मैं इसका कॉन्जुगेट करूंगा तो यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, और सिंस मैंने रेजिस्टिव लोड लिया है तो इसकी कोई जरूरत नहीं। तो इसको मैं लिख सकता हूं VTH डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ RL लिख सकता हूं। करंट का इतना ही वैल्यू आएगा। अब बच्चों अगर करंट का इतना ही वैल्यू है तो इनपुट पे पावर कितनी आ जाएगी, P इनपुट कितना आ जाएगा, P इनपुट आ जाएगा V इंटू I। अच्छा, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज तो है VTH,
और आई कितना है, आई है VTH अपॉन 2RL। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, VTH स्क्वायर अपॉन 2RL। ठीक है ना। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो और इस एक्सप्रेशन को देखो और आपसे बोलूं कि एफिशिएंसी निकालो, तो एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, एफिशिएंसी विल बी P आउटपुट डिवाइडेड बाय P इनपुट। ठीक है ना, P आउटपुट डिवाइडेड बाय P इनपुट। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4RL डिवाइडेड बाय VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2RL। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इनटू 100 कर लो अगर परसेंटेज निकालना है, इसको सॉल्व करोगे तो ये 50% आ जाएगा। तो ये भी बच्चों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अक्सर क्वेश्चन कंबाइन करके देता है, स्टेट एंड प्रूव मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम शो दैट एट मैक्सिमम पावर द एफिशिएंसी इज 50%। ये मैंने रेगुलर क्लास में नहीं बताया था। फाइन, चलो अब आते हैं कुछ यूनिवर्सिटी में पूछे गए क्वेश्चंस पे। ये पहला क्वेश्चन है, आपके यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ RL। मुझे RL का वैल्यू निकालना है फॉर विच मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड, ऑल्सो फाइंड P मैक्स। ठीक, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर कन्वर्जन कर सकते हैं, इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में, इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बच्चों कन्वर्ट करूं तो मेरा सर्किट बन के आएगा, ये एज इट इज रहेगा 5 वोल्ट। ठीक है ना, यहां पर 8 ओम का रेजिस्टर लगेगा, यहां पर एक रेजिस्टर और साथ में वोल्टेज सोर्स आ जाएगा जिसमें एरो ऊपर होगा। ये मैं डायरेक्टली सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम से ले रहा हूं। V इज इक्वल टू IR, 4 2 8 वोल्ट का सोर्स लगेगा बच्चों, और यहां पर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा 4 ओम का। ठीक है ना, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं। बाकी सब कुछ एज इट इज लगा लेते हैं, यहां पर 4/3 लगा लेते हैं, 4/3 ओम्स, दिस वाज 8 ओम्स। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो VTH और RTH निकालना है। ठीक है ना, तो VTH निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस, और ये 2 वोल्ट है, यहां पर मेरा ये VTH आएगा। ये VTH बच्चों मुझे निकालना है। अब ध्यान से देखेंगे VTH कैसे निकालेंगे। ये तो ओपन है तो यहां करंट 0 है, यहां पर मैं करंट I डैश 0 है, यहां पर करंट मैं I मान लेता हूं। तो सबसे पहले मैं लूप 1 में KVL निकाल के, KVL लगा के I का वैल्यू निकाल लूं, तो क्या वैल्यू आएगा, 5 माइनस 8I माइनस 4I माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 5 माइनस 8 इज माइनस 3 इज इक्वल टू 12I। तो यहां से I का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1/4 एम्पियर। अब बच्चों अगर माइनस 1/4 है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस 1/4 का इतना ही मतलब है कि मैंने करंट ऐसे मानी थी बट एक्चुअली सर्किट में करंट ऐसी है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है ना, बहुत से बच्चे सोचते हैं माइनस आ गया सर ये तो गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, अब VTH निकालना है तो बाहर वाले लूप में KVL लगाएंगे। देखिए बच्चों कैसे चलेंगे, यहां से चलेंगे और ऐसे घूम के वापस आ जाएंगे। ठीक है ना, तो KVL लगाते हैं। सबसे पहले आ जाएगा VTH, फिर माइनस से प्लस, इसका मतलब +2। अब यहां पर तो करंट 0 है तो प्लस 0 ही कर ले भाई, ये ओपन है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत गलती होती है। जब मैंने VTH निकाला तो इसको ओपन किया तो ये रेजिस्टेंस बेकार है। उसके बाद -4 इंटू I मैं निकाल चुका हूं, -8 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, कितना आएगा, -8 ये आएगा VTH -4 इंटू I कितना है बच्चों, -1/4 हमने अभी निकाला था। -8 + 2 इज -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो आ जाएगा VTH माइनस माइनस प्लस +1 -6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे को पता चल गया कि VTH का वैल्यू है 5 वोल्ट। तो देखिए VTH मेरे लिए आसान हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है, ZTH निकालना है। ZTH भी मुश्किल नहीं है, रिलेटिवली आसान है। ZTH कैसे निकालेंगे, ZTH निकालने के लिए सभी वोल्टेज सोर्सेस को मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा, सभी करंट सोर्सेस को मुझे ओपन करना पड़ेगा, और सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे निकाल लेना है। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए, मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूं। अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं तो ये तो हो गया शॉर्ट, ऐसे आ गया, यहां पर आ गया 8 ओम्स, यहां पर आ गया 4 ओम्स। ठीक है ना, ये ओपन है तो इसको ओपन कर लेते हैं, ये ओपन कर लिया, ये आ गया 4/3, यहां पर आ गया शॉर्ट सर्किट, और यहां से मुझे Z इक्विवेलेंट या ZTH या Z इक्विवेलेंट जो भी आप बोल रहे हो, शुरू से वही बोलो। दिस इज 8 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस इज 4/3 ओम। ठीक है ना, तो 8 और 4 बच्चों पैरेलल में हो गए। ठीक,
Z इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 8 पैरेलल टू 4, जो भी आंसर आएगा +/3। ठीक है ना, तो मैं सीधे वैल्यू लिख देता हूं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आसान है। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 4 ओम के पास आएगा, 4 ओम्स के आसपास आएगा। ठीक है ना, आई एम डायरेक्टली राइटिंग द आंसर, 4 ओम्स आएगा। तो अब आपके पास Z इक्विवेलेंट भी है, VTH भी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, मुझे P मैक्स निकालना है, मैक्सिमम पावर। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ RL फॉर विच द मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर। तो भाई मैक्सिमम पावर निकाल लेते हैं। RL, अच्छा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की कंडीशन क्या है कि RL शुड बी इक्वल टू RTH। यहां पर देखिए कोई इंडक्टर वगैरह नहीं लगा है, तो RL इज इक्वल टू RTH। तो आपको लोड की वैल्यू पता चल गई, आपका पहला आंसर तो ये हो गया। दूसरे आंसर के लिए आपको क्या निकालना है बच्चों, P मैक्स। तो P मैक्स की वैल्यू होती है, P मैक्स इज VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4RL। ठीक है ना, VTH स्क्वायर इज 25 इंटू 4 इंटू RL, RL इज 4, तो 25/16। ठीक है ना, दिस विल बी द वैल्यू। 25/16 को सॉल्व कर लीजिए, 1.5 के आसपास आ जाएगा। इतना वॉट पावर जनरेट करेगा। ठीक है ना, आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। दिस इज रिलेटिवली वेरी इजी। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ध्यान से देखेंगे। डिटरमाइन ZL फॉर मैक्सिमम पावर। अब देखो डेलिबरेटली ये क्वेश्चन लिया है क्योंकि रेगुलर लेक्चर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया था मैंने। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर मुझे मैक्सिमम पावर के लिए ZL निकालना है तो सबसे पहले भाई ZTH निकाल लेते हैं, वो हमारे लिए अब की बार आसान रहेगा। ZTH निकाल लेते हैं। ZTH निकालने के लिए वोल्टेज को शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना, इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया और इसको ऐसे किया, एंड दिस विल बी योर ZTH। ठीक, अब यहां पर देखो कैच क्या है, दिस इज 100 ओम्स और इंडक्टर का वैल्यू दिया है 1H। अब यहां पर आपके पास AC में वैल्यूज दी हुई है, आपके पास इंडक्टर भी है, तो Z इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए या ZTH कितना होना चाहिए, R प्लस JXL। ठीक है ना, AC पढ़ चुके हैं आप, इतना आपको मालूम है। L आपको दिया है तो XL निकालेंगे, XL होता है ओमेगा L। अब देखिए ओमेगा भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसीलिए दिया हुआ था, तो XL का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 200 ओम्स। तो Z इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ZTH का वैल्यू आ जाएगा R इज 100 प्लस J इंटू 200। ठीक है ना, ये अलग क्वेश्चन, अलग क्या है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है बट ऐसा हमने किया नहीं था। फाइन, नेक्स्ट है हमें VTH निकालना है। अब VTH देखिए बच्चों कितना आसान है। VTH निकालने के लिए मुझे लोड को ओपन करना पड़ेगा। मैं जैसे ही लोड को ओपन करूंगा तो मैं क्लियरली देख सकता हूं कि मेरा जो भी VRMS दिया है वही मेरा VTH आ जाएगा। ये ओपन कर लीजिए यहां से, प्लस माइनस VTH। ठीक, ये हो गया 100, दिस इज L। ठीक, तो यहां से ओपन सर्किट की वजह से मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये सब बेकार है, तो सीधे सीधे VTH का वैल्यू भी मुझे दिख रहा है 100। अब VTH का वैल्यू भी मुझे मिल गया तो मैं मैक्सिमम पावर भी निकाल सकता हूं। P मैक्स कितना आ जाएगा बच्चों, P मैक्स हो गया VTH स्क्वायर अपॉन 4RL। ध्यान रखेंगे यहां पर RL ही लिखेंगे, इसमें कोई गलती नहीं करेंगे, Z में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पावर हमेशा रेजिस्टिव एलिमेंट के अक्रॉस डिसिपेट होने वाली पावर निकालेंगे। सॉल्व करोगे 25 वॉट आ जाएगा। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। दूसरा वो क्या कह रहा है, फाइंड द एनर्जी डिलीवर टू द लोड इन 1 आवर। 1 आवर में डिलीवर होने वाली एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर आप निकाल चुके हो कितनी, 25 वॉट। टाइम कितना है, 1 घंटा, 1 आवर। कितनी एनर्जी आई, 25 वॉट आवर। अगर आप चाहो तो इसको जूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करोगे, 25 को अगर आप 3600 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो जूल्स में आ जाएगी। लास्ट लेक्चर में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर प्लीज सॉल्व भी कर दिया करिए, तो भाई मैंने सॉल्व भी कर दिया, दोनों ही क्वेश्चन आंसर भी आपके सामने है। इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो 90 किलो जूल आएगी, 90 किलो जूल। ठीक है ना, चलो बच्चों अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें डिपेंडेंट सोर्स आए। फाइन, चलिए बच्चों डिपेंडेंट सोर्स से पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों ही दिए हैं।
देखिए आप लोग जब एक ही क्वेश्चन में तीनों देखते हैं तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से बच्चों ने मैसेज भी किया है कि सर आरएलसी ऐसे क्वेश्चंस कराइए नेटवर्क थ्योरम में जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर भी लगे हो। तो चलिए ये क्वेश्चन एक और कर लेते हैं डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन करने से पहले। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ZL द सर्किट विल रिसीव मैक्सिमम पावर। दैट मींस मुझे ZL का वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। देखो जब कभी भी सर्किट में R, L और C लगे हों तो ये तो समझ लेना कि Z की वैल्यू रेजिस्टिव नहीं होगी। ठीक है ना, ये बिल्कुल क्लियर बात है। ठीक, तो नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको ओपन कर देते हैं। ध्यान से देखिए मैं इसी सर्किट को हटा रहा हूं, एडिट कर रहा हूं। ZL को मैंने ओपन कर लिया, ZL को मैंने ओपन किया और यहां पर मैंने VTH अज्यूम कर लिया प्लस माइनस VTH। ठीक, ऐसे कर सकते हैं, फाइन। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपको एक करंट भी दी हुई है I, इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और साथ ही साथ जब सेमेस्टर में क्वेश्चन आता है तो आपका कंफ्यूजन भी बढ़ जाता है भाई, ये देखते ही कंफ्यूजन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो प्लीज देयर इज नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड। अब देखो बच्चों, अगर इसको मैंने ओपन करके यहां लोड लगाया है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये I पूरा ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है ना, ये मेरा I पूरा ऐसे फ्लो करेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं इस लूप में KVL लगा लेता हूं। ठीक, तो इस लूप में KVL लगाऊंगा तो मुझे VTH के लिए एक इक्वेशन मिल जाएगी। क्या मिलेगी बच्चों, VTH माइनस 3I माइनस J4I माइनस 25 एंगल 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। सॉरी यहां पर 90 डिग्री है तो इसको बच्चों 90 कर लो। इसको मैंने कर लिया 25 एंगल 90। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यूज आ सकती हैं। तो वो 25 एंगल 90 को J में कन्वर्ट कर लें तो इट्स बेटर। R एंगल थीटा होता है R cos थीटा प्लस J sin थीटा, R cos थीटा प्लस J sin थीटा। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे नेटवर्क थ्योरम में, इसको प्लीज रिवाइज कर लीजिए, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, देखते हैं कैसे। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, VTH माइनस 3 माइनस J4, ये शायद आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है ना, VTH माइनस 3 माइनस J4I माइनस 25 एंगल 90 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली मैंने किया क्या है, मैंने 3 माइनस J4 इस पूरे को एक सिंगल इंपिडेंस बना लिया है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया। चलो अब यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा, मैं सीधे वैल्यूज लिख रहा हूं भाई। वैल्यूज आएंगी आपकी, VTH की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस J4 इंटू I प्लस 25 एंगल 90 डिग्री। अब सभी कन्वर्जन करेंगे तो कन्वर्जन करने में 25 एंगल 90 तो आपका बन जाएगा J इंटू 25। इसमें भी बहुत से लोगों को डाउट रहता है, प्लीज ये सभी डाउट्स नहीं होने चाहिए। अब ठीक, मैं फाइनली इस पूरे को सॉल्व करके आपको बता रहा हूं कितना वैल्यू आने वाला है। जब पूरा सॉल्व कर लोगे आप तो VTH आ जाएगा। कैलकुलेटर का यूज करिए और इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करिए। फाइनली सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 9.8 एंगल माइनस 78.65। ठीक, इतना वैल्यू आएगा। ओके, फाइनली सॉल्व करने के बाद इतना वैल्यू आएगा। अब आप सोच रहे होगे कि I तो अननोन है, I सर ने कैसे निकाला, तो अब बता रहा हूं I कहां से निकालेंगे। देखिए I मैंने आंसर पहले लिख दिया, अब आपको बता रहा हूं I कैसे निकलेगा। ध्यान से देखिएगा सर्किट पे। I निकालने के लिए मैं क्या करूं, मैं इस पूरे बड़े वाले लूप में KVL लगाता हूं। तो देखिए कितना आएगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे, 50 एंगल 0 डिग्री माइनस 5I, ठीक है ना, माइनस J5I माइनस 3 ओम माइनस J4 इंटू I माइनस 25 एंगल 90 इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस पूरी इक्वेशन में यहां से स्टार्ट करके इस पॉइंट से
और घूम के वापस इस पॉइंट तक पहुंचे हैं। इतना केवीएल लगाने के बाद मुझे ये इक्वेशन मिली। आई के टर्म्स को एक साथ कर लूं, अगर इसको मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बता देता हूं। अगर मैं आई वाले सभी टर्म्स को एक साथ कर लूं तो ये आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 5 प्लस J5 प्लस 3 माइनस J4, यहां पर आई है, इसको ओम की जगह आई कर लीजिए, 3i माइनस J4 टाइम्स ऑफ आई शुड बी इक्वल टू माइनस 50 प्लस 25 एंगल 90 डिग्री। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। यहां बाहर एक माइनस लगा लीजिए, अभी क्लियर है। फाइन, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से इसको और सॉल्व कर लोगे तो आएगा 8 प्लस J इंटू आई इज इक्वल टू 50 माइनस 25 एंगल 90। ठीक, ये मैं प्रॉपर सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको, आप लोग भी इसको प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा, गलती ना हो इसमें। आई को सॉल्व करेंगे तो आएगा 50 माइनस 25, जे आएगा 25, 90 इतना ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 प्लस जे। अब काफी लोगों को लग रहा होगा कि ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 6.9 अप्रॉक्स वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूं, कैलकुलेटर में तो और आगे भी वैल्यूज आ रही हैं, बट मैंने अप्रॉक्स लिखी हुई है, इतना आ जाएगा भाई एम्पियर। यही आई मैंने यहां पे रखा हुआ है, यही आई मैंने यहां पे रखा हुआ है, तो मुझे VTH ये मिला है। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चंस ऑफ लेट बहुत पूछे जा रहे हैं। रीजन क्या है, इसमें पूरा J नोटेशन इस्तेमाल हो जाता है। फाइन, चलो अगला स्टेप क्या है, मुझे ZTH निकालना है। तो ZTH अगर आपको समझ में आए जरा ध्यान से देखिएगा। ZTH करने के लिए मुझे क्या करना है, लोड को तो ओपन ही रखना है, लोड को ओपन रखने के साथ साथ इसको शॉर्ट कर देना है और इसको शॉर्ट कर देना है। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, मैं सर्किट को कैसे बना रहा हूं। सर्किट को देखने का सिर्फ नजरिया बदलना है हमें। हमने इसको, इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया है, अब मैं क्या करने वाला हूं, इस आर्म को उठा के यहां पर लगाऊंगा, ताकि सर्किट देखने में आपको ऐसा लगे कि जाना पहचाना सा है। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसे बहुत से लोगों को ये पता भी होगा, मैंने शुरू से ही बताया है, ये जो रेजिस्टर, इंडक्टर, ये सब वायर्स हैं, और मैं वायर को कैसे भी मोड़ सकता हूं। तो अगर कभी भी आपको सर्किट पहचानने में प्रॉब्लम आ रही हो, या ये नहीं समझ पा रहे हैं कौन सी सीरीज में है कौन सी पैरेलल में, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ अज्यूम करो, सर्किट को इधर उधर अलग अलग शेप्स में घुमाओ, कोई ना कोई शेप आपको ऐसा दिख जाएगा जहां से आप ये 100% इमेजिन कर पाओगे कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में। ये इंपॉर्टेंट टास्क होता है भाई, इस टास्क में कभी गलती नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखो, इस सर्किट को देखो और वापस अपने सर्किट को देखो। 3 माइनस J4, 3 माइनस J4, 3 माइनस J। अगर यहां पे ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है तो ये और ये बिल्कुल पैरेलल में लगे हैं, ध्यान से देखेंगे। मैं बार बार, ये देखिए, क्लियर है ना। चलो अब अगर ये भाई पैरेलल में है तब तो चीजें बहुत आसान हो गई। क्यों आसान हो गई सर? इसलिए आसान हो गई क्योंकि 5 प्लस J5 मेरा जो है ये पैरेलल में लगा हुआ है, किसके? 3 माइनस J4 के, और यही मेरा ZTH भी है। ठीक, पैरेलल का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, 5 प्लस J5, 3 माइनस J4, 5 प्लस J5 प्लस 3 माइनस J4 इज इक्वल टू ZTH। अगेन मैं आपको बोलूंगा इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके जो फाइनल वैल्यू आएगी वो मैं लिख देता हूं। फाइनल वैल्यू आने वाली है 4.2327 माइनस J टाइम्स ऑफ 1.146 ओम्स। ये आएगी बच्चों ZTH की वैल्यू। फाइन, दिस विल बी योर ZTH की वैल्यू। ठीक, अब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, आपको ZL निकालना था। तो भाई मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहती है? ZL इज इक्वल टू थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट।
तो भाई अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है तब तो चीजें बहुत आसान हो गई, मुझे कुछ नहीं करना है, केवल इस माइनस को रिप्लेस कर देना है। तो ZL का वैल्यू आ जाएगा 4 इसको 3 मान लूं अगर, प्लस J 1.14 ohms। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। फाइन, चलो अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन विद अ डिपेंडेंट सोर्स। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में भी मुझे RL की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए सर्किट पे मैक्सिमम लोड या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, ठीक है ना, और साथ ही साथ आई हैव टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस RL एज वेल। फाइन, तो चलिए फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले सिंस RL इज लोड तो मुझे लोड को हटाना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, और यहां पर मैंने एक वोल्टेज मान लिया है VTH। देखिए लॉजिक वही है, केवल अब की बार ZTH निकालने का प्रोसीजर बदल जाएगा। ZTH कैसे निकलेगा बच्चों? VTH अपॉन ISC। देखिए मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, उसके बाद भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ZTH निकालने में गलती करते हैं। इसको बिल्कुल याद कर लो, अगर सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स है तो ZTH नॉर्मल तरीके से नहीं निकलेगा। अभी तक बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं। फर्स्ट ईयर में आप डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चन नहीं करते थे मैक्सिमम पावर में, बट यहां पर हैं, ठीक है ना। अच्छा, सिंस हम नॉर्टन थेवेनिन के इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं तो हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है सेमेस्टर में। फाइन, चलो अब VTH निकालना है तो बहुत सिंपल है भाई। सबसे पहले मैं यहां पर KVL लगा लूं। अगर मैं यहां पर KVL लगाऊंगा बच्चों तो क्या इक्वेशन आएगी? VTH माइनस 40I माइनस 50 इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा भाई? VTH इज इक्वल टू 40I प्लस 50। बट अगेन मेरे पास I तो नहीं है जैसे पिछले क्वेश्चंस में था, तो क्या करूं अब की बार? यहां पर KVL लगा लूं पूरे बड़े वाले लूप में। तो जब बड़े वाले लूप में KVL लगाऊंगा तो ध्यान से देखिए, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो कितना आएगा? माइनस 40I माइनस 50 प्लस 10I। देखिए यहां पे प्लस 10I, क्यों? क्योंकि माइनस से प्लस जा रहे हैं। माइनस 20I इज इक्वल टू 0। फाइन, माइनस 40 माइनस 20 इज माइनस 60, माइनस 60 प्लस 10 इज माइनस 50I माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो यहां से I की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस 1 एम्पियर। तो यहां से मुझे मिल गया I का वैल्यू। ये I का वैल्यू मैं यहां पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा VTH। VTH कितना मिल जाएगा? माइनस 40 प्लस 50, ये आ जाएगा 10 वोल्ट्स। इसका मतलब मुझे VTH का वैल्यू मिल चुका है 10 वोल्ट्स। फाइन, देखो यहां पर डिपेंडेंट सोर्स आते ही VTH निकालना आसान है, ZTH निकालना आसान नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ZTH निकालने के लिए मुझे ISC निकालना है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, मैक्सिमम गलती यही होती है। तो मैं ISC निकालने के लिए सर्किट को यहां पर फिर से बना रहा हूं। ध्यान से देखेंगे, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे लोड को शॉर्ट करना है और वहां पर एक करंट ISC एज्यूम करनी है। तो बाकी सर्किट में तो कोई चेंज नहीं है, बाकी सर्किट एज इट इज बना लेते हैं। दिस इज प्लस माइनस 10I, दिस इज 20 ohms, और यहां पर मैं एक शॉर्ट सर्किट करंट ले लूंगा ISC। ये मेरे लिए नई चीज है, नई चीज इन सेंस इस पर्टिकुलर लेक्चर में। वैसे तो हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं। फाइन, ये सभी वैल्यूज लिख देते हैं। ये 50 वोल्ट है, ये 40 ओम है। चलो अच्छा, I एज इट इज दिया हुआ था, ये I है। अब यहां पर जरा ध्यान से आप देखो, यहां पर करंट जा रहा है ISC, यहां पर I, तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं ISC प्लस I? बहुत सिंपल कॉमन सेंस की बात है। अब आप में से बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हो सर आपको कैसे पता कि ये करना है? भाई जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। दिख रहा है कि यहां पर ISC, अच्छा नहीं भी करोगे तो नोड एनालिसिस तो बाद में लगाओगे ही लगाओगे ऐसे केस में, ठीक है ना। चलो अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले I का वैल्यू देख लो। अब जरा ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ये शॉर्ट सर्किट है, मतलब ये पॉइंट अगर A है, ये पॉइंट अगर B है, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम पोटेंशियल पे हैं, ठीक है ना। शॉर्ट सर्किट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है,
टेक्निकली 0 वोल्ट है। तो अगर मुझे आई का वैल्यू निकालना है तो मैं सिर्फ अगर इस आर्म में केवीएल लगा लूं तो क्या मुझे आई नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। -40i -50 इज इक्वल टू 0। तो आई इज इक्वल टू आ गया मेरा 5/4 माइनस का -1.4225 एम्पेयर। अब बहुत से लोगों को यहां पर कंफ्यूजन रहता है। क्लास में भी जब मैं इस तरह के क्वेश्चंस करा रहा था तो आप लोग पूछते हो कि सर आई कैसे निकालेंगे। तो देखो बच्चों, आई ऐसे निकालेंगे, यहां पर शॉर्ट सर्किट, एक वर्चुअल शॉर्ट सर्किट है, मतलब ये भी 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है, ठीक है ना, सेम पोटेंशियल पे। या आप ऐसे समझो, अगर 0 वोल्ट नहीं समझ रहे हो तो ऐसे समझो, VA इज इक्वल टू VB है। चलो ऐसे समझा देता हूं आपको, सारा कंफ्यूजन वंस फॉर ऑल खत्म कर देता हूं। VA और VB सेम पोटेंशियल पे हैं, तभी यहां पर शॉर्ट है। अगर मैं KVL लगाऊं सिर्फ इस लूप में तो क्या आएगा? VA -40i -50 -VB इज इक्वल टू 0। तो भाई VA और VB तो सेम ही पोटेंशियल पे हैं, तो इसीलिए हम लोग सीधे ये लिख देते हैं। आप लोग अपनी फेवरेट बुक जब देखोगे, आप सभी समझ ही गए होंगे किस बुक की बात कर रहा हूं, तो वहां पर ये सारे स्टेप्स एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, तो प्लीज ध्यान से देखिए। अब अगर आई आ गया, अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है। आई निकालने के बाद अब मैं पूरे बड़े वाले लूप में केवीएल लगा लूं। बड़े वाले लूप मतलब इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए इस लूप में केवीएल लगा लूं। देखता हूं भाई केवीएल लगा के मुझे क्या मिलता है। ध्यान से सभी लोग देखते हैं, आप भी अपने आप केवीएल लगाते रहिए। कितना आएगा बच्चों? यहीं से शुरू करता हूं, इस पॉइंट से। इस लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम चीजें सॉल्व करूं। बहुत से बच्चों ने बोला था सर लास्ट लेक्चर में बहुत से क्वेश्चंस आपने अनआंसर्ड छोड़ दिए हैं, तो प्लीज अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं है। 20 ओम में कितना करंट जा रहा है भाई? ये जा रहा है। वेरी हॉट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गलती नहीं करनी है। ISC, इसीलिए शायद ये क्वेश्चन इतनी बार सेमेस्टर में पूछा गया है, इज इक्वल टू 0। फाइन, अब इसको सॉल्व करके ISC निकाल सकते हैं। चलिए सॉल्व कर देता हूं। -40i -50 प्लस 10i -20 ISC -20i इज इक्वल टू 0। 40 60 50, ठीक, तो माइनस का 50i माइनस का 20 ISC एंड माइनस का 50, ठीक, इज इक्वल टू 0। देखिए -40 -20 -40 -20 -60 -60 प्लस 10 इज -50, ठीक। तो यहां पर मैंने सीधे -50 लिख दिया। इस -50 को एज इट इज लिख रहे दिया, इसको -20 ISC इज इक्वल टू 0। ओके, कोई डाउट इसमें? नहीं। ISC का आई का वैल्यू पुट कर दो। आई का वैल्यू पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई? आई का वैल्यू अगर मैं -1 पुट कर दूं तो यहां से मुझे वैल्यू मिल जाएगी, दिस विल बी, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूं, -50i -20 ISC इज इक्वल टू 50। ऐसे भी लिख सकता हूं। यहां पे आई की वैल्यू पुट कर दीजिएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां पे। इनफैक्ट आई आप ऑलरेडी निकाल चुके हो -1। फाइन, कोई डाउट नहीं है। या इसको ऐसे लिख लो, -5i -2 ISC इज इक्वल टू 5 -5 आई की जगह -1 -2 ISC इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। सॉरी, एक बार चेक कर ले, यहां कुछ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 5/4, सॉरी, आई की वैल्यू रखूंगा मैं यहां से। देखो ये गलती आप भी मत करना, ये आई का वैल्यू यहां से नहीं रखूंगा। ये आई तो इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए था, इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए आई ये है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। तो आई की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो कंफ्यूजन हो गया, कोई इशू नहीं। यहां पर आई की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ऐसे, दिस विल बी -5 इंटू आई का वैल्यू कितना रखा हुआ है, -1.25, -1.25, देखो -1.25, ठीक है ना। अभी ठीक है, फाइन। ये कितना आ जाएगा, यहां पे माइनस है तो ये आ जाएगा 6.25
माइनस 2 टाइम्स ऑफ ISC इज इक्वल टू 5। ठीक, तो 2 टाइम्स ऑफ ISC इज इक्वल टू 1.25, तो ISC का वैल्यू आ जाएगा 0.625 एम्पेयर। ओके, चलो भाई ISC आ गया तो ZTH आ जाएगा। ZTH क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया है बट इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर के लिए बहुत ज्यादा। VTH डिवाइडेड बाई ISC, तो VTH मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं 10 वोल्ट्स, ISC 0.625, सॉल्व करोगे तो 16 ओम आएगा। फाइन, चलो अच्छा, साथ में क्वेश्चन में कुछ और भी पूछ रहा था। क्वेश्चन में पूछ रहा था ऑल्सो फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस RL। तो चलो भाई वोल्टेज अक्रॉस RL निकालने के लिए एक बार इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। तो ये हो गया मेरा VTH, दिस इज VTH, इसका वैल्यू था 10 वोल्ट्स। यहां पर मैंने निकाला ZTH, इसका वैल्यू था 16 ओम, और यहां पे था RL। अब क्वेश्चन कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ RL द मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर्ड, तो जो ZTH है यही मेरा RL होना चाहिए, तो RL भी मेरा 16 ओम आना चाहिए। अब RL के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है भाई, VRL, कुछ नहीं वोल्टेज डिवाइडर यूज कर लें, VTH इंटू RL डिवाइडेड बाई RL प्लस ZTH। अभी तक आप लोगों को वोल्टेज डिवाइडर और करंट डिवाइडर मैं कई बार बता चुका हूं, तो ठीक है, रिक्वायर्ड वोल्टेज आ गया। दिस इज 10 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 16, ये आपका सॉल्व होके आएगा 5 वोल्ट्स। फाइन, चलो बच्चों, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द 4th रिविजन लेक्चर। अब विद दिस नेटवर्क थ्योरम का रिवीजन कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब हम नेटवर्क थ्योरम में और थ्योरम्स रिवाइज नहीं करने वाले, बाकी 3 थ्योरम मैंने आपको बताया है जो मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर बनाए, 20-20 मिनट के हैं। वॉच दोज लेक्चर्स एंड दैट विल बी सफिशिएंट। नेक्स्ट, जैसा कि आप में से बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, जो नेक्स्ट रिवीजन का टॉपिक होगा दैट विल बी लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इट्स एप्लीकेशंस। कोशिश करूंगा कि सिंगल लेक्चर में ही सब कुछ कवर कर दूं एक्सेप्ट ट्रांजिएंट, ठीक है ना। जिन छोटे टॉपिक्स पे हम ऑलरेडी सेपरेट लेक्चर्स रख चुके हैं वो टॉपिक हम नहीं रिवाइज करने वाले। फाइन, अब नेक्स्ट में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म रिवाइज करेंगे। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, प्लीज लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देख लीजिएगा। हम सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको इनवर्स निकालना बताऊंगा और वेवफॉर्म सिंथेसिस के क्वेश्चंस करेंगे। फाइन, टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टडी वेल। If you haven't subscribed the channel, subscribe it. Promote the channel amongst your friends. Your subscriptions and like always motivates us. In fact, it motivates me to come up with the lectures quite quickly. Fine. चलो बच्चों, thank you.